दोस्तों हर किसी की ड्रीम होती है अपना खुद का घर। अब दो तरीके के लोग हैं। पहले जिनके पास अपना घर है मगर फिर भी वो एक बड़ा सुंदर बेहतर घर लेने की उम्मीद में नया घर लेना चाहते हैं। मगर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं और उनके पास अपना घर अभी तक नहीं है, वो अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं। मगर कैसे लेंगे अपना घर? अब दोस्तों एक सवाल आता है, कितने % लोगों के पास अपना घर है? अब ये कोई 5,000, 10,000, 50,000, लाख 2 लाख की चीज़ तो है नहीं कि अपना घर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात होती है लाखों या करोड़ों के अंदर। तो किस तरीके से आज हम प्लानिंग करेंगे कि हम अपना घर ले पाएँ, उसी के ऊपर आज ये अमेजिंग और आई ओपनिंग वीडियो है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम प्लानिंग कर रहे हैं अपने घर की। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी है या इनको कंसीडर करना है। अब बात आती है कि भाई गवर्नमेंट अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन क्यों इतने ज़रूरी हैं। दोस्तों जब डॉक्यूमेंटेशन की बात करें दोस्तों देखो, ज़मीन जो है ना वो एक लैंड है। जब तक आपके पास एक लीगल प्रूफ नहीं है उस कंट्री के जो अथॉरिटीज़ हैं उनका, तब तक वो आप उसके मालिक नहीं हो सकते। अब ऐसे कितने सारे केसेस हम न्यूज़ के अंदर सुनते हैं कि 20 साल पुरानी वहाँ पर पूरे का पूरे रिहाइश थी, इतने लोग रहते थे, पूरी कॉलोनी थी, या 40 साल से लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनके पूरे घर बसे हुए हैं और उनको एक ही बार में जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे या कोर्ट के ऑर्डर पे तोड़ दिया गया। तो दोस्तों हमेशा जो भी ज़मीन खरीदें आप या उसके ऊपर आप अपना मकान लें या कोई भी फ्लैट लें, उनके गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ मिली हैं कि नहीं मिली, उनको आपको अच्छे से जांच करनी है। साथ के साथ मकान के पिछले जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट एनओसीज़ होती हैं, क्या वो सब आपके पास है कि नहीं है, वो डिस्प्यूटेड तो नहीं है, या फिर कोई उसको मतलब पावर टर्नी पे इस तरीके से तो नहीं बेच रहा। इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये भी बात आती होगी कि भाई हम कोई इस फील्ड के तो है नहीं कि हमें सारे डॉक्यूमेंट हर चीज़ के बारे में पता हो। तो दोस्तों इसके लिए जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल लोग होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं, उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। बिकॉज जहाँ पर आप अपने लाखों करोड़ों रुपए लगाने जा रहे हो, जहाँ पर आप अपना ड्रीम हाउस बनाने जा रहे हो, वहाँ पर ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है वो है रेंटिंग यील्ड। अब ये चीज़ क्या है, रेंटिंग यील्ड क्या है? मान लीजिए अब दिल्ली का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मैं अब दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, ऐसे महानगरों का एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम कोई 1 करोड़ रुपए का 1 CR का कोई फ्लैट या कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, तो जनरली वहाँ पर अगर 1 करोड़ रुपए हमने लगा दिए तो 50,000, 60,000, कभी कभी तो उससे भी कम 30-35 हज़ार वहाँ से रेंट आता है। मतलब 1% भी नहीं आया। अब 1% भी अगर वहाँ से हमारी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं आ रहा, तो मतलब इस तरीके से जो पैसा लगाया उसको रिकवर करने में हमको 100 साल लग जाएंगे। वो बात अलग है कि अगर आप वहाँ पर रहना चाहते हो, फिर आप सोचते हो मेरे बच्चे रहेंगे, फिर उनके बच्चे रहेंगे, फिर आगे पुश्ते रहेंगे, वो उसको बहुत बड़ा बनाएंगे, तो बात एक अलग आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कि लोकल गवर्नमेंट एंड सोशल कॉज। इन दो बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको घर खरीदना है, वेयर टू बाय, ये पॉइंट सीधा रिलेट करता है वेयर टू बाय, कहाँ खरीदें। अब आपका मन कर रहा है यार मेरे को तो गोवा जैसी जगह पसंद है, मैं तो गोवा के अंदर अपना एक विला लूँगा, यार मेरे को तो ना हिल स्टेशन बड़े पसंद है, तो मैं तो हिमाचल के अंदर एक अपना बढ़िया सा झोपड़ी टाइप का बहुत बढ़िया सा घर बनवाऊँगा, फार्म हाउस टाइप बनवाऊँगा। तो मन से नहीं होता, क्योंकि देखो आप एक दूसरी सिटी के अंदर, स्टेट के अंदर प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पर
लोकल गवर्नमेंट, एक तो होता है एक बेसिक नॉर्म्स होती हैं जो पूरी कंट्री के अंदर प्रॉपर्टी के लिए सेम है, बट अलग अलग स्टेट्स की अपनी खुद की भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनके टैक्सेस से रिलेटेड, ठीक है, उसके ट्रांसफर से रिलेटेड, साथ के साथ वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो सोशल कल्चर है वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझे बिना, सोचे बिना, जाने बिना अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो, कहीं पर भी खरीद रहे हो, तो वो आपके लिए हो सकता है एक बहुत अच्छा चीज़ साबित हो, बट मैक्सिमम केसेस के अंदर वो आपको नुकसान ही देके जाएगा। अब दोस्तों फाइनली हम उस पड़ाव पे आए जहां पर हम आपको अब परफेक्ट रेशो बताएंगे, वो तरीका बताएंगे किस तरीके से आप अपना घर प्लान करेंगे। अब दोस्तों थ्योरेटिकल तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बट कुछ चीज़ें कांस्टेंट रेशो में चलती हैं कि अगर उन तरीकों को आप अप्लाई करोगे तो वो काम करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं परफेक्ट रेशो के बारे में। तो दोस्तों परफेक्ट रेशो वो क्या है, 10, 30, 20। किसी भी घर को आपको बाय करना है इस रेशो के अंदर बाय करोगे, परफेक्ट रेशो है। अब समझते हैं प्रैक्टिकली बात क्या है। अगर मैंने ये 10 क्यों है, अगर मेरी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, मैं साल का 10 लाख रुपए कमाता हूं, तो उसका 10 गुना मतलब 1 करोड़ रुपए, मैं 1 करोड़ रुपए का घर प्लान कर सकता हूं। अब मेरी अगर सालाना इनकम 5 लाख रुपए है और फिर मैं 1 करोड़ रुपए का घर प्लान कर रहा हूं, तो वहां पर मेरे को आगे चल के काफी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज होती हैं, फ्यूचर का कुछ नहीं पता होता। बट ये जो रेशो है इसको तभी परफेक्ट रेशो बोला जाता है कि जो भी आपकी सालाना इनकम अभी है उसका 10 गुना आप घर प्लान कर सकते हो। सेकंड, जो आप 30 देख रहे हो उसके बीच में, जब आप 1 करोड़ रुपए का घर लोगे तो आपके पास उसका 30% डाउन पेमेंट करने के लिए पैसा होना चाहिए, मतलब 30 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए उस 1 करोड़ के मकान को खरीदने के लिए कि आप उसकी डाउन पेमेंट दे पाओ। और जो रेशो है 20, ये 20 ईयर्स को बोला गया है क्योंकि जो 70% पैसा बचेगा उसकी 20 साल की आप EMI कन्वर्ट कराओगे, और ये 20 साल इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर डबल जनरेशन का गैप आ जाता है। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो एडल्ट हो जाते हैं, बच्चे बड़े हैं तो उनके खुद के अपने बच्चे हो जाते हैं, तो आगे एक पीढ़ी आ जाती है कि आपका बर्डन वो शेयर कर सके। तो दोस्तों 10, 30, 20 एक परफेक्ट रेशो माना गया है। बाकी जो भी मतलब सबके अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उस समय वो अपने रिसोर्सेज कंडीशंस के हिसाब से क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो वो आपकी अपनी फाइनेंशियल समझ है। ये एक वो फॉर्मूला है, वो रेशो है जो जनरली हर जगह बढ़िया से अप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों जो हमारा परफेक्ट रेशो था ये हमारा 4th पॉइंट था, और अगर हम अपने 5th पॉइंट की बात करें जो हमारा लास्ट पॉइंट है बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों सारी बातें जितनी अब तक हमने करी, अथॉरिटी अप्रूवल्स, कागजी कार्रवाई, सब कुछ धरा रह जाएगा अगर आपके कंस्ट्रक्शन, जो आपको मकान का जो बना है, जो उसमें मटेरियल यूज हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन वैल्यू बढ़िया नहीं है। क्यों? अगर सबसे जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि पहले तो वो रिस्क है। अगर आप किसी भी ऐसे घर में रह रहे हो जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो चाहे अर्थक्वेक हो या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो, वहाँ पर वो दूसरों के मुकाबले जल्दी उसमें मतलब रिस्क है कि वो ढह जाए, टूट जाए, खराब हो जाए। तो सिक्योरिटी तो सबसे पहले आएगी जब आप घर ले रहे हो, क्योंकि आपका घर है, किसी पड़ोसी का घर तो है नहीं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल हम सुनते आ रहे हैं कि हमने उस सोसाइटी में, गुड़गांव की सोसाइटी में लिया, उनका प्लास्टर गिर गया, ठीक है, वहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है, वहाँ पर सीवेज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड दिक्कत आ रही है। या फिर हमने क्या कहते हैं एक घर लिया था, उसकी दीवार गिर गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हो सकता है 10-15 साल बाद तो उस घर को बेचना इतना मुश्किल हो जाए, बिकॉज कोई भी जब घर लेता है और आपको उसको या बेचना होता है तो हमेशा उसके घर के हालात, उसकी क्वालिटी वो देखता है, क्योंकि वो भी अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो उन घर के वो रेट नहीं मिलते जो आपने एक्सपेक्ट कर रखे होते हैं, तो इतनी बुरी तरह डेप्रिशिएट होता है, आपके पैसे का नुकसान होता है, आप सोच भी नहीं सकते, और जीवन को जो खतरा है वो तो है ही।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और आई ओपनिंग रहा होगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक से रिलेटेड कि घर के लिए लोन कैसे लेना चाहिए, किस तरीके का लोन सही रहेगा, कितना लोन, इन चीज़ों को और डिटेल में हम आपके पास लेकर आएँ, इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ लेकर आएँ, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने बनाने बढ़ाने की चीज़ें आपके पास लगातार आती रहें, तो दोस्तों अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो करने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप मनी फंडास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज उससे मिलेगा हमें मोटिवेशन और हमारी टीम आपके लिए और जानदार शानदार वीडियोस कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू।